हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोजेक्ट एनसीईआरटी। हम अपनी एनसीईआरटी सीरीज में क्लास 6 की ज्योग्राफी कर रहे हैं, जिसमें हमने कल जो है 5वां चैप्टर जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल को स्टार्ट किया था। इसके अंतर्गत पृथ्वी के 2 प्रमुख परिमंडल भूमंडल और जलमंडल की स्टडी की थी। आज हम वायुमंडल के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो कि वायुमंडल और जीवमंडल पर आधारित है। वायुमंडल, हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। तो वायुमंडल क्या है? जो हमारी पृथ्वी है वो चारों ओर से किससे घिरी हुई है? गैस की परत से घिरी हुई है। जैसे कि हमारा भूमंडल था, वो भूमि से या ठोस भाग से घिरा हुआ था, उसे भूमंडल कह दिया था। जितना भी भाग हमारा जल से घिरा हुआ था उसे क्या कह दिया था? जलमंडल कह दिया था। ऐसे ही जितना भी पृथ्वी का भाग है जो कि गैस से घिरा हुआ है, उसको क्या कह दिया? वायुमंडल की संज्ञा दी गई है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। तो वायु की जो पतली परत है, ये जो हमारा ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, इसके लिए क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये इसका अटूट भाग है। या हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। तो ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस ले सकते हैं। और क्या है? यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। तो वायुमंडल हमारे लिए दो प्रकार से उपयोगी है। एक तो यह हमें वायु प्रदान करती है। हम सभी को पता है कि हमें सांस लेने के लिए वायु की आवश्यकता पड़ती है। और दूसरा ये है कि जो सूर्य की हानिकारक किरणें होती हैं उससे भी हमें कौन प्रोटेक्ट करता है? वायुमंडल। तो वायुमंडल उन किरणों को हम तक आने से रोकता है। तो जो हमारा वायुमंडल है वो क्या हो गया? जो पृथ्वी के चारों ओर गैस की परत है उसे क्या कहेंगे? वायुमंडल कहेंगे। पृथ्वी के चारों ओर गैस की परत है जिसे वायुमंडल कहते हैं। और ये जो वायु की पतली परत है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह ऐसी वायु प्रदान करती है जिसमें हम लोग सांस लेते हैं। और ये क्या करती है? वायुमंडल हम लोगों को सूर्य से, जो सूर्य की हानिकारक किरणें होती हैं, इनसे भी बचाती है। आइए देखते हैं वायुमंडल का विस्तार कितना है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यानी कहाँ? पृथ्वी की सतह से कितना? 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। तो वायुमंडल को हम 5 परतों में भी बांटते हैं। इन परतों के क्या नाम है? इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए, यानी अर्थ सरफेस से स्टार्ट करते हुए क्या नाम दिया है? पहली परत है क्षोभमंडल, दूसरी समताप मंडल, तीसरी मध्य मंडल, चौथी आयन मंडल और पांचवी कौन सी है? बहिर्मंडल। इस चित्र में भी आपको दिखाया गया है कि वायुमंडल की विभिन्न परतें कौन कौन सी हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा। ये हमारी पृथ्वी की सतह से जब स्टार्ट करेंगे तो पहली परत कौन सी है? क्षोभमंडल, दूसरी समताप मंडल, तीसरी मध्य मंडल, चौथी आयन मंडल और पांचवी बहिर्मंडल। तो ये 5 परतें हैं जिनसे मिलकर हमारा वायुमंडल बना हुआ है। तो वायुमंडल क्या है? वायुमंडल गैसों की परत है। और ये वायुमंडल कितनी ऊंचाई तक फैला है? 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इसकी 5 परतें हैं, जो कि क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल हैं। इसके बाद हम देखते हैं वायुमंडल के अंतर्गत क्या क्या आता है। वायुमंडल में मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना हुआ होता है। यानी कि मुख्यतः इसमें कौन कौन सी गैसेस होती हैं? ऑक्सीजन होती है और नाइट्रोजन होती है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का कितना? 99% भाग है। यानी ज़्यादातर प्रतिशत किसका है? ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन जो है 78% है और ऑक्सीजन 21% है। यानी कि अगर हम इसमें भी देखें, एक तो टोटल जो है ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कितना? 99% बनाती हैं। और अगर इसमें भी देखा जाए तो नाइट्रोजन जो है सबसे अधिक है, कितना? 78% भाग नाइट्रोजन का है और 21% किसका है? ऑक्सीजन का है। इसके अलावा जो 1% बच जाता है वो दूसरी गैस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और अन्य सभी गैसें इस 1% में शामिल होती हैं। तो वायुमंडल में मुख्यतः कौन कौन सी 2 गैसें? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन शामिल हैं। और इसमें 78%
जो है नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% में कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन सहित अन्य सभी गैसें शामिल होती हैं। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो ऑक्सीजन की क्या इंपॉर्टेंस है, हम सभी जानते हैं कि हमें सांस लेने के लिए क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो हमारी नाइट्रोजन है वो प्राणियों में वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए आवश्यक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, जो हमने अभी देखा 78% तो हमारा नाइट्रोजन का हो गया, 21% हमारा ऑक्सीजन हो गया, तो बचा क्या, हमारा 1% बचा, और उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी बहुत सारी गैसेज हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है बहुत कम मात्रा में है, लेकिन ये पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है। यानी पृथ्वी से जितनी भी ऊष्मा को जो है निकाली जाती है उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, जिससे क्या होता है, पृथ्वी हमारी गर्म बनी रहती है। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो पृथ्वी के द्वारा जो ऊष्मा है वो बाहर निकल जाए और इसकी वजह से पृथ्वी बहुत ठंडी हो जाए, तो शायद यहाँ जीवन भी ना संभव हो पाए। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है कि पृथ्वी से जो भी छोड़ी गई ऊष्मा होती है उसको क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी क्या रहती है, गर्म रहती है। और यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। हम सभी जानते हैं जिस तरह से मानव को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वैसे ही पौधों को जो है कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि वायुमंडल में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन जो है मनुष्यों में सांस लेने के लिए आवश्यक है, नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है और कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए आवश्यक है। इसके साथ साथ ये पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को भी अवशोषित करती है। अब हम देखेंगे ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में विभिन्नता आती है। यानी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे घनत्व भी अलग अलग हो जाता है। किस प्रकार से अलग होता है, यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। यानी जो वायु का घनत्व है वो समुद्र के तल पर सबसे अधिक होता है और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी से घटता है। तो क्या होता है, ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती है तो वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती जाती है। समुद्री तल पर सबसे अधिक घनत्व होगा और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे, ऊंचाई पर जाएंगे, तो ये घनत्व है तेजी से घट जाएगा। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। तो जो भी पहाड़ों पे पर्वतारोही जाते हैं, जो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे चढ़ते हैं, तो क्या होता है, जब हवा का घनत्व ऊपर जाने पर कम हो रहा है, आपने देखा कि समुद्र तल पर सबसे अधिक है और समुद्र तल से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हवा का घनत्व कम हो रहा है। और जब हवा का घनत्व ही कम हो रहा है तो सांस लेने के लिए उतनी हवा नहीं मिल पा रही है, तो उन्हें सांस लेने में बहुत कठिनाई होती। इसके लिए जो बहुत ही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते हैं पर्वतारोही, वो क्या करते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान भी घटता जाता है और ऊपर बढ़ने पे क्या होता है, तापमान भी घटता है। तो वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है और वायुमंडल जो होता है पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है और जो ये वायुमंडलीय दबाव है ये सभी जगह एक जैसा नहीं होता है, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है या भिन्न भिन्न होता है। कुछ क्षेत्र जो होते हैं वो अधिक दाब महसूस करते हैं और कुछ क्षेत्र होते हैं वो कम दाब महसूस करते हैं। यानी ये वायुमंडलीय दाब भी कम ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है और कहीं पर ज़्यादा होता है। और वायु दाब जो अभिन्न हो गया, कहीं कम वायु दाब हो गया, कहीं ज़्यादा वायु दाब हो गया, तो क्या हो गया, वायु जो हमारी होती है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। हमारी जो एयर है ये क्या करेगी, हमेशा देखिए पृथ्वी वायुमंडल जो है पृथ्वी पर दबाव डाल रहा है, यानी पृथ्वी पर क्या पड़ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है, यानी वायुमंडलीय दबाव पड़ रहा है। अब क्या होता है, ये वायुमंडलीय दबाव हर जगह एक समान नहीं है, कहीं पर ये दबाव ज़्यादा है और कहीं पर ये दबाव कम है। तो हमारी जो वायु होती है वो क्या करती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। वायु हमेशा कैसे बहेगी, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहेगी। और यही जो गतिशील वायु है, यानी कि जो मूवमेंट कर रही है, जो वायु चल रही है, इसी को पवन कहा जाता है। यानी कि जो मूविंग एयर है इसी को क्या कहेंगे, विंड कहेंगे। तो हमने क्या देखा, घनत्व के बारे में देखा कि ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। समुद्र तल पर सबसे अधिक घनत्व होता है, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो हमारा जो घनत्व होता है वो क्या होता है, कम होता जाता है। इसके बाद तापमान पे क्या फ़र्क पड़ता है कि तापमान भी ऊंचाई के साथ
कम होता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, यह दबाव अलग अलग होता है, कहीं पर ज़्यादा होता है, कहीं पर कम होता है। तो इसकी वजह से जो वायु होती है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहेगी, और जो वायु जो गतिशील होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। तो ये हमारे जो है वायुमंडल के मुख्य बिंदु हो गए। एक बार देख लेते हैं ये जो विभिन्न परतें हैं कौन कौन सी हैं। क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल। तो ये हमारा वायुमंडल हो गया जो विभिन्न गैसों से मिलकर बना है, जिसमें मुख्यतः नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और अन्य सारी गैसें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस है, नाइट्रोजन है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जीवमंडल। तो जीवमंडल क्या होता है, जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है, यानी जहाँ पर ये तीनों चीज़ें होंगी, स्थल भी होगा, जल भी होगा और हवा भी होगी, वो भाग क्या कहलाएगा, जीवमंडल। यह वह भाग है जहाँ पर जीवन मौजूद है, और जीवमंडल इसका नाम ही इस वजह से है कि यहाँ पर जीवन है, इस वजह से इसका नाम जीवमंडल या बायोस्फीयर कहते हैं इसको। यह जीवों की बहुत सी प्रजातियों, जैसे कि जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। यानी कि यहाँ पर जो प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जीवों की प्रजातियाँ अलग अलग प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि बहुत सूक्ष्म होते हैं, और जो बड़े स्तनधारी होते हैं। मतलब इतनी विविधता होती है जीवमंडल के अंतर्गत की छोटे से छोटा जीव बैक्टीरिया तक से लेके बड़े स्तनधारी कहाँ, इसी जीवमंडल में ही पाए जाते हैं, यानी इसी जीवमंडल में ही रहते हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से और जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। यानी कि जो हम मानव हैं, इसके अलावा जितने भी प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, जितने भी प्राणी हैं, ये क्या है, जीवित रहने के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जीवमंडल से भी जुड़े हुए हैं। तो इसी जीवमंडल पे समस्त जीवन पाया जाता है। छोटे से छोटे जीव से लेकर बड़े से बड़ा जो जीव है वो इसी जीवमंडल का भाग है, और ये एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। अब हम देखते हैं जीवमंडल के जो प्राणी होते हैं उनको दो भागों में विभक्त करते हैं। एक तो जंतु जगत होता है और दूसरा पादप जगत, यानी कि एनिमल किंगडम होता है और प्लांट किंगडम होता है। यानी जंतु जगत के अंतर्गत मानव आता है, और जो अन्य समस्त जो है जानवर आते हैं, ये जो है सूक्ष्म जीवों से लेकर ये सारे जंतु जगत, और जो पेड़ पौधे होते हैं ये हमारे पादप जगत में आते हैं। पृथ्वी की ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। तो ये जो तीनों परिमंडल हैं, यानी कि भूमंडल है, जलमंडल है, वायुमंडल है, ये आपस में क्रिया करते हैं, पारस्परिक क्रिया करते हैं और एक दूसरे को ये अफेक्ट भी करते हैं। जैसे देखते हैं कि लकड़ी तथा खेती के लिए जो वनों को बहुत काटा जाता है, क्योंकि जब खेती करनी होती है और ज़मीन नहीं होती तो क्या करते हैं, वनों की कटाई की जाती है, लकड़ी के लिए वन को काटा जाता है। तो जो ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है, और जैसे जैसे हम क्योंकि वन हमारे होते हैं जो मिट्टी को रोके रखते हैं, और जैसे जैसे हमने वृक्षों को काट दिया तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि जो मिट्टी का कटाव बहुत तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे कि भूकंप आता है, तो जो पृथ्वी का अर्थ सरफेस होता है वो बदल जाता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। और सुनामी के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। जब सुनामी आई तो क्या हुआ, अंडमान निकोबार का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों को प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लिए लायक नहीं बचता है। तो क्या हुआ, झीलों में, नदियों में जब हमने बहुत ज़्यादा प्रदूषण कर दिया, मानव ने उसमें बहुत सारा प्रदूषण कर दिया, तो क्या अब मानव खुद भी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। यानी कि जो भी क्रियाएं हम कर रहे हैं उनका कहीं ना कहीं असर भी हमारे ऊपर ही देखने को पड़ता है। यानी कि मानव के द्वारा अगर किसी प्रकार का प्रदूषण किया जा रहा है तो वो प्रदूषण को झेलने के लिए भी मानव को तैयार होना पड़ेगा। यानी जो भी आप करेंगे वो रिफ्लेक्ट होगा, फिर से वापस आएगा। तो और इसके अलावा ये सिर्फ मानव को ही नहीं बल्कि जो जलीय जीव होते हैं, अब अगर आपका नदी या झील दूषित है तो वहाँ पर जो जीव हैं उनको भी तो नुकसान होगा, जबकि उनकी कोई गलती नहीं। तो मानव की जो गलतियाँ हैं उसका प्रभाव क्या पूरे जो है बायोस्फीयर पे पड़ेगा। यानी कि मानव की गलती की वजह से समस्त जीव जंतु जो हैं उनको सफ़र करना पड़ेगा।
तो ये बताने का प्रयास हो रहा है कि किस तरह से ये सब चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और एक दूसरे को कैसे प्रभावित करती हैं। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जीय पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। अब हमने जैसे जलमंडल में देख लिया किस तरह से प्रदूषण है, तो इसमें वायुमंडल में प्रदूषण बता रहे हैं कि जब बहुत सारी गाड़ियों से धुआं निकलता है और जो हमारे अलग अलग विद्युत संयंत्र हैं उनसे जो है वायु प्रदूषण होता है, तो मतलब ये सारी चीज़ें वायु को प्रदूषित करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। अभी हमने देखा था नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के बाद कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाती है। मतलब वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर कोई चीज़, मतलब हर चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है तब भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वो अगर बढ़ जाती है तो क्या होता है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाती है। यानी कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का जो है उसकी मात्रा को बढ़ाने का काम करते हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारे पृथ्वी का तापमान जो है वो बढ़ जाएगा। और इसे क्या कहते हैं, इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो इसीलिए भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बीच जो प्राकृतिक संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। तो जो बैलेंस बना हुआ है, जो नेचुरल बैलेंस बना हुआ है लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर के बीच में, इसको बनाए रखने के लिए जो अर्थ में हमारे रिसोर्सेज हैं, चाहे वो भूमंडल के हैं, वायुमंडल के हैं, जलमंडल के हैं, इन सारे रिसोर्सेज को क्या है, सीमित यूज़ करना है, यानी सीमित उपयोग करना है, ताकि ऐसा ना हो कि हम उन संसाधनों का, पृथ्वी ने जो हमें संसाधन दिए हैं उनका बहुत अधिक दोहन कर दें और उसकी वजह से हम पर्यावरण को अपने नुकसान पहुंचाएं। तो यही बताने का प्रयास किया गया है कि ये इन तीनों के बीच में जो प्राकृतिक संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए हमें जो अपना यूज़ है उसको सीमित करने का, उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। तभी इनके बीच में जो प्राकृतिक संतुलन है, भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के बीच जो प्राकृतिक संतुलन है वो बना रह सकेगा। तो इस तरह से हमने देखा जीवमंडल के बारे में, जो कि तीनों मंडलों के मिलने से बनता है। इसमें बड़े से बड़ा जीव और छोटे से छोटा जीव इसी के अंतर्गत आते हैं। और इसमें हमने प्रदूषण के बारे में भी देखा। ये चैप्टर यहाँ से कंप्लीट हो गया है। आइए इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? तो हमने देखा पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन से हैं, भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और बायोस्फीयर यानी कि जीवमंडल। भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल, ये क्या है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल हैं। इसके बाद पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम। तो पृथ्वी के 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, कौन कौन से, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। तो 2 महाद्वीपों के नाम बताने हैं जो पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में। तो हमारे ऐसे कौन से जो है महाद्वीप हैं जो विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित हैं, यानी दक्षिणी गोलार्ध में, तो वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और इसके साथ साथ अंटार्कटिका महाद्वीप। इसको हम चित्र में भी देख सकते हैं, जो वर्ल्ड मैप दिखाया था इसमें देख सकते हैं। ये देखिए, ये 0 डिग्री हमारी रेखा जो जा रही है, इसके उत्तर में जितने भी स्थान होंगे वो हमारे उत्तरी अक्षांश में कहे जाएंगे और जितने दक्षिण में होंगे वो दक्षिणी अक्षांश में कहे जाएंगे। यहाँ से आपको 0 डिग्री दिख रही है, तो 0 डिग्री के दक्षिण में आप देख रहे हैं पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया हमारा आता है दक्षिण में। इसके अलावा हमारा कौन सा, अंटार्कटिका भी क्या है, पूरा का पूरा दक्षिण में है। तो अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों महाद्वीप हमारे कहाँ पे हैं, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम। तो अभी हमने देखा था वायुमंडल की विभिन्न परतें कौन सी हैं। स्थल से अगर हम इसको देखेंगे, अर्थ सरफेस से देखेंगे, तो सबसे पहले कौन सी है, क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल। इसके बाद देखते हैं पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो पृथ्वी का 71% भाग जो है जल से ढका हुआ है।
तो इसको जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो हमें नीली दिखाई देती है इस जल की उपस्थिति के कारण, इसीलिए पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? हमने देखा था जो विश्व का मानचित्र था उसमें क्या था, ज़्यादातर जो हमारा लैंड का एरिया है यानी कि ज़्यादातर का स्थल भूभाग है वो कहाँ पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। आप एक बार इसको वर्ल्ड मैप में जाके दोबारा देख सकते हैं, जितना भी ज़्यादातर पोर्शन है लैंड का, स्थल का, वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसीलिए इसे स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। और जबकि जो जल का जलीय दक्षिणी गोलार्ध है उसमें ज़्यादातर भाग क्या है, जल है। जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों आवश्यक है? तो जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर स्थल जल यानी कि भूमि, जल और जो है हवा की उपस्थिति होती है। ये तीनों जो है प्राणियों के लिए आवश्यक है, जीवन के लिए आवश्यक है, इसीलिए जीवमंडल पे ये तीनों पाए जाते हैं। जो भूमि, लैंड, एयर, वाटर यानी कि भूमि, जल और वायु, ये तीनों कहाँ पाए जाते हैं, जीवमंडल पे पाए जाते हैं, इसीलिए ये जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल आवश्यक है। अब हमें यहाँ पे टिक करना है सही आंसर। तो पहला क्वेश्चन है कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? तो हमने देखा था एशिया और यूरोप को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला है यूराल पर्वत श्रृंखला जो है एशिया और यूरोप को अलग करती है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका कैसे जुड़ा है? तो उत्तर अमेरिका हमारा एक स्थल संधि है जिसका क्या नाम है, पनामा स्थल संधि, इससे जुड़ा हुआ है। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका किससे जुड़ा है, पनामा स्थल संधि से। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो हमने देखा था सबसे अधिक प्रतिशत किसका है, नाइट्रोजन का, जो कि लगभग 78% है। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना है? तो कौन सा भाग हमारा, थलमंडल या भूमंडल जिसको कहते हैं, स्थलमंडल कहते हैं, लिथोस्फीयर भी कहते हैं, ये हमारा क्या है, ठोस चट्टानों से बना है। जबकि वायुमंडल क्या है, वायु से बना है। जलमंडल किससे, जल से मिलकर बना हुआ है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो पृथ्वी पे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप जिसमें हम रहते हैं, वो हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है उसका क्या नाम है? तो पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है, प्रशांत महासागर में स्थित मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त हमारा जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है, ये जो है पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है। किस महासागर का नाम एक देश पर रखा गया है? तो ये जो हमारा हिंद महासागर है उसका नाम किस पर, हिंदुस्तान के ऊपर रखा गया है। तो हिंद महासागर का नाम एक देश के ऊपर रखा गया है। स्थल जल हवा का सीमित भाग जो जीवन के लिए सहायक है। तो स्थल जल और हवा का सीमित भाग जो जीवन के लिए सहायक है वो क्या होता है, बायोस्फीयर होता है, यानी कि जीवमंडल। जीवमंडल वह स्थान होता है जहाँ पर स्थल जल और हवा ये तीनों मिलते हैं और यहाँ पर जीवन का प्रादुर्भाव होता है, यानी कि जीवमंडल वो भाग है जो स्थल जल हवा का सीमित भाग है जो जीवन के लिए आवश्यक है। यूरोप और एशिया महाद्वीप एक साथ मिलकर इनको क्या कहा जाता है, इनको क्या बोला जाता है, यूरेशिया महाद्वीप बोला जाता है। यूरोप और एशिया को मिलकर यूरेशिया बोला जाता है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट पृथ्वी पर सबसे ऊंचा शिखर है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ से कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में एक छोटा सा पॉइंट दिया है, क्या आप जानते हैं, मैं न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1553 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। तो न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा ये कब 29 मई 1553 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे, ये एक इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसके अलावा जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला है जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला है जिन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। तो ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। हमारा जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कौन सा, माउंट एवरेस्ट पे, इस पे सबसे पहले न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा ने
29 मई 1953 को कदम रखा। इसके अलावा जापान की जुंको ताबेई और ने 16 मई 1975 को जो है एवरेस्ट पर कदम रखा। और भारत की जो महिला हैं बछेंद्री पाल, इन्होंने 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था। तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन इस पर दी गई है। इसके अलावा जल संधि और स्थल संधि के बारे में बताया गया है। तो जल संधि क्या होता है, जो है पानी का एक सकरा भाग होता है जो दो बड़ी जल राशियों जैसे समुद्र और महासागरों को एक साथ जोड़ता है। तो जल संधि क्या होता है, पानी का सकरा भाग होता है, यानी कि एक नैरो स्ट्रीम ऑफ वाटर होती है, पानी का सकरा भाग होता है जो बड़ी बड़ी जल राशियाँ हैं उनको, जैसे समुद्र हैं या महासागर हैं, एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे कि भारत और श्रीलंका के बीच में यहाँ पर एक जल संधि है। इस चित्र में यहाँ पर देखिए पाल्क जल संधि के नाम से या पाल्क स्ट्रेट के नाम से इसको जानते हैं, जो भारत और श्रीलंका के बीच में जल संधि है। और इसके अलावा स्थल संधि की हमने बात की थी, ये उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका एक दूसरे से एक स्थल संधि से जुड़े हैं। स्थल संधि क्या होती है, स्थल का वह सकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थली भागों को जोड़ता है। तो जल संधि जैसे दो बड़े जलीय भागों को जोड़ती है, तो स्थल संधि क्या करती है, स्थली भागों को जोड़ती है। तो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका किस स्थल संधि से, पनामा स्थल संधि से जुड़ी हुई है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपना अगला चैप्टर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।